सरकार ने तो तमाम इस तरीके के छुट्टे सांड इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर छोड़ रखे हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता रहे और इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। इस देश के जो प्रधानमंत्री है, अगर सही समय पर उन पर कार्रवाई हो गई होती तो इस देश के अंदर आज जो ये दुनिया भर की फाइल्स के अंदर नाम आ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का और अंतरराष्ट्रीय पटल पर बेइज्जती हो रही है हमारे देश की, कम से कम ये इज्जत बची रह जाती। जनता को पाखंड नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को पढ़ाई चाहिए, जनता को इस देश के अंदर मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जनता को इलाज चाहिए, जनता को सड़कें चाहिए, जनता को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर चाहिए, जनता को ये पाखंडवाद नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसे तमाम बाबाओं के, ऐसे तमाम ढोंगी संतों के चिट्ठे खुलते नजर आ रहे हैं। ये जो सनातन आपके बीच में है, ये जो धर्मों के नाम पर चाशनी फैला रखी है, ये जो धर्मों के नाम पर इन्होंने भांग बो रखी है, ये असली सनातन नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक सनातन है, ये सिर्फ बनाया हुआ सनातन है, ये सिर्फ फर्जी सनातन है। देखिए, अभी मुक्तेश्वरानंद पर जो मुकदमा हुआ है, मुकदमा करने वाला जो है, याचिकाकर्ता जो है, उस पर भी तो प्रकाश डालना चाहिए। जो याचिकाकर्ता है आशुतोष पांडे, हालांकि वो अपने आप को ब्रह्मचारी अब लिखने लग गए हैं और वो पता नहीं कौन से मुकुंदानंद ब्रह्मचारी आज हो गए हैं। तो ऐसे मुकुंदानंद ब्रह्मचारी की बैकग्राउंड भी तो तलाश करनी चाहिए कि आखिर अभी मुक्तेश्वरानंद पर केस करने वाला व्यक्ति कौन है, उसका पिछला इतिहास क्या है, उसके ऊपर कितने मुकदमे हैं। 18 से ज्यादा मुकदमे हैं। मुजफ्फरनगर जिले के शामली के कांडला के रहने वाला व्यक्ति है, नाम पांडे जी है, आशुतोष पांडे, लेकिन अब मुकुंदानंद ब्रह्मचारी हो गए हैं। तो जो व्यक्ति मुकदमा कर रहा है, सबसे पहले तो उसका हमें पूरा इतिहास जानना चाहिए कि वो व्यक्ति किस तरीके का है, उसका पिछला इतिहास क्या है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप में पहले से ही कहीं ना कहीं संदिग्ध है और अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तो वो कैसे अभी मुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्य पर मुकदमा करने का अधिकार रखता है। सबसे पहले तो उसको खुली छूट कैसे दे दी सरकार ने, ऐसे अपराधी को क्यों खुला छोड़ रखा है। और सरकार ने तो तमाम इस तरीके के छुट्टे सांड इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर छोड़ रखे हैं ताकि सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता रहे और इनकी राजनीतिक रोटियां सिकती रहे। बड़ा गंभीर मामला बन गया है ये शंकराचार्य जी पर। देखिए, सबूत तो बहुत सारे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी खिलाफ थे। आपने वो वीडियो भी देखी होंगी जिस टाइम योगी आदित्यनाथ कोर्ट के अंदर भी और अदालत के अंदर के साथ साथ संसद के अंदर भी, विधानसभा के अंदर भी, हर जगह देखा होगा आपने कि वीडियो में रोते नजर आते थे। और उनका पुराना जो इतिहास है वो भी तमाम उसके भी सबूत इकट्ठे हैं। बहुत सारे उनके जो मुकदमे हैं, उनकी चार्जशीट भी आज भी है इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज है गवर्नमेंट जीडी के अंदर, गवर्नमेंट डायरी के अंदर। तो जो पुराना ऐतिहासिक जो इनका आपराधिक इतिहास है वो लोगों के सामने आ रहा है। और सही बात, अभी मुक्तेश्वरानंद का जिस तरीके का इतिहास निकाला जा रहा है, आप देखिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके इतिहास पहले से ही बने हुए हैं। रामभद्राचार्य को आप देखिए किस तरीके का बयान देते नजर आते हैं। बहुत सारे जो शंकराचार्य हैं वो किस तरीके के बयान देते नजर आते हैं। इनके क्या आपराधिक इतिहास है। आप अगर किसी का भी आपराधिक इतिहास जानने की कोशिश करेंगे और इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो पिछले समय में कहीं ना कहीं उनका आपराधिक इतिहास रहा है। जितने भी ये ढोंगी गुरु बने हुए हैं, ढोंगी बाबा बने हुए हैं, ढोंगी शंकराचार्य बने हुए हैं, इस तरीके के ही सबके आपराधिक इतिहास निकल करके सामने आएंगे। बड़ी बात यह है कि इन बाबा पर जितने भी आरोप लगे हैं इनके शिष्य ही लगाते हैं। अब इनके शिष्य से अच्छा कौन ज्यादा जान सकता है। आप तो ज्यादा अच्छा नहीं जान सकते, मैं ज्यादा अच्छा नहीं जान सकता। जो इनके साथ में हर समय व्यतीत करते हैं वो ज्यादा अच्छा इनको जान सकते हैं। तो वो ज्यादा अच्छा जानते हुए ही इनकी सच्चाई बताते हैं, लोगों के सामने सच उजागर करने का काम करते हैं। और ये तो मैं बता रहा हूं कि बहुत सारे शिष्य तो ऐसे हैं जिनको गायब कर दिया गया, जिन्होंने आरोप लगाए उनके आरोप ही आरोप रह गए, आरोप लगाने वालों का आज तक पता ही नहीं कहां गायब हो गए। तो अरेस्टिंग हो पाएगी इनकी? देखिए, कार्रवाई अगर सही समय पर सही टाइम पे हो जाती इस देश के अंदर तो आपके बीच में जो हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह, वो भी गृह मंत्री नजर ना आ रहे होते। और सच तो ये है, इस देश के जो प्रधानमंत्री है, अगर सही समय पर उन पर कार्रवाई हो गई होती तो इस देश के अंदर आज जो ये दुनिया भर की फाइल्स के अंदर नाम आ रहा है हमारे देश के प्रधानमंत्री का और अंतरराष्ट्रीय पटल पर बेइज्जती हो रही है हमारे देश की, कम से कम ये इज्जत बची रह जाती। अगर सही समय पर कार्रवाई होती तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर अराजक बातें बोलने वाले लोगों को आज कुर्सी पर ना बिठाया जाता, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को सत्ता में ना बिठाया जाता। तो सारा का सारा मामला है कि सही समय पर कार्रवाई तो नहीं होती। अगर सही समय पर कार्रवाई हो जाती तो बहुत सारे तड़ीपार लोग आज जेल में होते, बहुत सारे आपराधिक इतिहास वाले लोग आज जेल में होते। अब देखिए, अभी एक जो महामंडलेश्वर का पूरा एक काम चला था, पूरा एक सिस्टम बना था जो कुंभ के अंदर चला था, वो महिला अब ये कह रही है कि मुझे अब ये चोगा उतारना है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। इससे पाखंडवाद मैंने कहीं और नहीं देखा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, वो जो महामंडलेश्वर वाला विवाद चला था वो महिला आज जनता के सामने आकर के कह रही है कि इस देश के अंदर ये भगवा रूप धारण करने के लिए आप लोगों को जरूरत नहीं है। इस भगवा रूप को धारण करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको सेक्युलर बनना पड़ेगा। सबके सुर बदल रहे हैं।
तो जितने पाखंडी हैं, जितने आतताई हैं, जितने इस तरीके से इस देश के अंदर अराजक तत्व हैं, जितने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले इस तरीके के जो लवादा ओढ़े हुए नकली साधु बने हुए हैं, नकली संत बने हुए हैं, उनका समय करीब आ रहा है। क्योंकि जनता सबका सच जान रही है। जनता को पाखंड नहीं चाहिए, जनता को विकास चाहिए, जनता को पढ़ाई चाहिए, जनता को इस देश के अंदर मूलभूत सुविधाएं चाहिए, जनता को इलाज चाहिए, जनता को सड़कें चाहिए, जनता को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर चाहिए। जनता को ये पाखंडवाद नहीं चाहिए। तो इसलिए ऐसे तमाम बाबाओं के, ऐसे तमाम ढोंगी संतों के चिट्ठे खुलते नजर आ रहे हैं। किन से तुलना कर रहे हैं जो घटना यहाँ पे आ रही है? देखिए, मॉडर्नाइजेशन का समय है। अब देखिए, जो पाश्चात्य देश हैं, जो पश्चिम देश हैं, उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन ज्यादा है, तो वहां पे एप्स्टीन फाइल जैसी फाइल्स निकल करके आती है। हमारा देश अभी पिछड़ा हुआ देश है, तो हमारे यहाँ पिछड़ी हुई फाइल्स निकल करके आ रही हैं। जेफरी एप्स्टीन में जो फाइल निकल कर आ रही है, जेफरी एप्स्टीन के अंदर जो गुना निकल करके आ रहे हैं, वो अंतरराष्ट्रीय उन देशों के हिसाब से सही है। और हमारा देश जैसे पिछड़ा देश है, हमारे देश के हिसाब से यही जेफरी एप्स्टीन माना जाएगा, जिस तरीके से ढोंगी बाबाओं ने हमारे देश के तमाम बच्चों का, तमाम महिलाओं का, तमाम माताओं बहनों का शोषण कर रखा है। लेकिन ये बाबा है पर जो कीचड़ उछाल रहे हैं, चाहे जगत गुरु हो। कीचड़ नहीं उछाल रहे, ये पूरा देश पोल खोल अभियान के तहत इस वक्त काम चल रहा है। एक दूसरे की पोल पट्टी खोलने का काम चल रहा है। ये बाबा दूसरे बाबा की पोल पट्टी खोल देते हैं, दूसरे बाबा इन बाबाओं की पोल पट्टी खोल देते हैं। बाबा जब राजनीति के अंदर आ रहे हैं तो राजनीतिक द्वेष भावना के चक्कर में दूसरे बाबा उनकी सच्चाई लोगों के सामने उजागर कर रहे हैं। सिर्फ ये पोल खोल अभियान चल रहा है। और इस पोल खोल अभियान के तहत बड़े बड़े मठाधीश, बड़े बड़े महामंडलेश्वर, बड़े बड़े अविमुक्तेश्वरानंद जैसे शंकराचार्य और रामभद्रा जैसे शंकराचार्य, मैं तो ये कहता हूं कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य को भी इस तरीके से पूरी अपनी फौज के साथ में राजनीति में उतरने की जरूरत नहीं है। और अगर राजनीति में उतरना है तो धर्म का लबादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। रामभद्राचार्य जैसे लोगों को भी धर्म का लबादा ओढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर राजनीतिक बातें करना चाहते हैं तो फिर राजनीति में आकर के उतरे, फिर इस देश की संसद में पहुंचे, फिर इस देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जो इस देश के अंदर विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं, ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, इस देश को आगे बढ़ाने की कवायद का हिस्सा बने। लेकिन बीजेपी के कुछ लोग हैं वो कह रहे हैं शंकराचार्य है ही नहीं। ये बात भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन शंकराचार्य है। इस बात का एक सवाल और उठ रहा है कि आखिर कौन योगी है। योगी आदित्यनाथ सवाल उठा रहे हैं कि ये क्या शंकराचार्य है या नहीं, तो शंकराचार्य सवाल उठा रहे हैं कि ये योगी है या नहीं। अब अपनी अपनी डिग्री दिखाने का समय आ चुका है। ये जो लोगों के बारे में बात करते थे कि कपड़ों से पहचान कर लेंगे, ये जो लोगों के बारे में बात करते थे कि कागज दिखाइए, अब कागज दिखाने का समय इनका आ चुका है। अब डिग्री दिखाने का समय इनका आ चुका है। अब इनको बताना होगा कि मैं कैसे योगी बना, अब इनको बताना होगा कि मैं कैसे शंकराचार्य हूं, अब इनको बताना होगा कि मैं कैसे महामंडलेश्वर हूं। महामंडलेश्वर का भी सच खुल रहा है, योगी का भी सच खुल रहा है, और यहां तक के पीठाधीश्वर और तमाम शंकराचार्यों का सच खुला है कि आखिर कौन असली है, कौन नकली है, कौन इस देश के तमाम राजनेताओं के साथ में मिलकर षड्यंत्र का हिस्सा बना हुआ है, और कौन इस देश के अंदर सनातन, असली सनातन का संदेश दे रहा है और इस देश को एकजुट करने की बात कर रहा है। लेकिन कानून को नहीं मानते बाबा जो है ये, और संविधान को नहीं मानते। देखिए, जो शंकराचार्य बन रहे हैं ये भी एक कानून के तहत बन रहे हैं। और कानून की अगर बात करें तो संविधान सर्वोपरि आता है। जिस तरीके से इनकी मंडल की कमेटियां बनी हुई हैं, जिस तरीके से इनके सचिव बने हुए हैं, जिस तरीके से इनके कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष बने हुए हैं, ये ढांचा, ये स्ट्रक्चर हमें संविधान से ही मिला है। संविधान को देखने के बाद ही ये अपनी जितनी कमेटियां होती हैं, अपने जितने ट्रस्ट होते हैं, क्यों भारतीय न्यास अधिनियम के तहत इन्होंने ट्रस्ट बना रखे हैं। अगर ये संविधान को नहीं मानते तो मैं चैलेंज करता हूं तमाम बाबाओं को, अपने सारे न्यास, अपने सारे ट्रस्ट इनको पब्लिक के अंदर दे देने चाहिए और सारा न्यास का पैसा पब्लिक खर्च के लिए इनको दे देना चाहिए। क्योंकि न्यास का जो कानून है, भारतीय न्यास अधिनियम जो है, वो भी संविधान के तहत मिला हुआ है। और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 एक कानून है जिसके तहत इन सारे बाबाओं के मठ चल रहे हैं, जिसके तहत इन सारे शंकराचार्यों के संगठन चल रहे हैं, जिसके तहत इनकी सारी एनजीओ, जिसके तहत इनके सारे जितने भी इनके जो अपने बनाए हुए संगठन है, घटक दल हैं और जितने सेनाएं हैं, ये सब संविधान के न्यास अधिनियम 1882 के तहत चल रहे हैं या फिर 1965 केंद्रीय नियमावली के तहत चल रहे हैं। तो इनको अगर संविधान को नहीं मानना तो अपने न्यासों को खत्म कर देना चाहिए, अपने ट्रस्टों को खत्म कर देना चाहिए, अपने जितने इनके बड़े बड़े मठ बने हुए हैं उनको खत्म कर देना चाहिए। इनको न्याय मिलेगा न्याय के मंदिर से या फिर इनके मठों से? देखिए, कभी भी किसी को मठों से न्याय नहीं मिल सकता। मठ में रहते हैं ना, तो मठ में भले ही रहते हो, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि मठ भी संविधान के तहत ही चल रहे हैं। मठ के सारे जितने न्यास हैं वो संविधान के तहत चल रहे हैं। मठ का रजिस्ट्रेशन भी, इनके न्यास का रजिस्ट्रेशन भी, इनके ट्रस्टों के रजिस्ट्रेशन भी, इनकी नियमावली, केंद्रीय नियमावली के तहत जो इनकी समितियां बनी हुई है, उन सारे समितियों के रजिस्ट्रेशन भी
कानून के हिसाब से होते हैं, संविधान के हिसाब से होते हैं। लेकिन सनातन का क्या होगा? सनातन मजबूत हो पाएगा ऐसी हालत में जब बाबा बदनाम होंगे इनके? देखिए, सनातन पहले भी मजबूत था, सनातन आज भी मजबूत है और सनातन मजबूत रहेगा, लेकिन सनातन की असली परिभाषा को समझने की जरूरत है। ये जो आपके बीच में, जनता के बीच में परिभाषा बताई जा रही है, ये सनातन की नकली परिभाषा बताई जा रही है। सनातन तो हमारे देश के अंदर आपसी सौहार्द को बढ़ाने की बात करता है, सनातन तो एक दूसरे को गले लगाने की बात करता है, सनातन तो सबरी के झूठे बेर खाने की बात करता है, सनातन तो छोटे किसी गरीब की पोटली से चावल लेकर के छीन करके खाने की बात करता है, सनातन तो एकता की बात करता है। और ये जो सनातन आपके बीच में है, ये जो धर्मों के नाम पर चाशनी फैला रखी है, ये जो धर्मों के नाम पर इन्होंने भांग बो रखी है, ये असली सनातन नहीं है, ये सिर्फ राजनीतिक सनातन है, ये सिर्फ बनाया हुआ सनातन है, ये सिर्फ फर्जी सनातन है।